हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, वेल विशर्स, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो वीडियो बनाते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, डेली कोशिश करते हैं कि कोई नया टॉपिक बन जाए। अब इतने टॉपिक तो हैं नहीं, मामूली से ही टॉपिक हैं। अब या तो स्पर्श हो सकता है, OROP हो सकती है, ECHS हो सकता है, CSD हो सकती है, या और कोई अन्य मुद्दे जो छोटे मोटे हैं, एक्स-सर्विसमैन के हो सकते हैं। उन्हीं के आसपास हम नए नए रंगों में भरकर टाइटल बना करके आपके सामने आते रहते हैं। लेकिन जब जानकारी आती है तो हम आपको बताते हैं, और आपके कुछ क्वेरीज होती हैं, कमेंट्स होते हैं, उनका जवाब देना हमारा बनता है। लेकिन कईयों को मैंने देखा है कोई जवाब नहीं देता, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं और बस वो कमेंट्स वहीं पड़े रहते हैं। मेरा सिद्धांत यही रहा है कि मेरे व्यूअर्स यदि कोई क्वेरीज हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो उनका मैं जवाब दूं। तो मैंने कल देखा कि यही मेरे वाला सिस्टम कल एक यूट्यूबर ने अपनाया और वो कमेंट्स का जवाब दे रहे थे, क्योंकि उनको अच्छा खासा नॉलेज है और देना भी चाहिए। जिसके पास नॉलेज है वो हमारे एक्स-सर्विसमैन को अपनी उनकी जो क्वेरीज हैं उनको सुलझाए, बताए। अच्छा लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जो कमेंट्स थे एक्स-सर्विसमैन के, पेंशनर्स के, उनको कमेंट के बारे में दे रहा था, और बहुत अच्छी बात है। नहीं, अदरवाइज वो नहीं दे पाते हैं। तो मेरा तो शुरू से यही रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स आएँ और उनकी बातों को बताएं। हम ये नहीं कहते कि हम सब चीज़ों को जानते हैं, हम भी दूसरों को पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, और जो बढ़िया यूट्यूबर्स हैं 4-5 हैं उनको हम देखते भी हैं। लगता है कि वो तैयारी के साथ यहाँ पे आते हैं। अब मेरे पास एक मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने कुछ कमेंट कर रखे हैं डिफरेंट जगहों पर। तो पहले हैं मेरे राम प्रसाद सिंह, कहते हैं सर जो 26 ईयर का हवलदार ACP 1 है और जो 24 साल का हवलदार नायब सर है, उनके पेंशन में अंतर होगा क्या? सर प्लीज बताएं। आई एम ऑल्सो 26 ईयर्स ACP 1 हवलदार। मैं बताना चाहूंगा राम प्रसाद जी, ये आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा है, और इनको 3 कंडीशन से मैं आपको बताना चाहूँगा, और उससे आप शायद समझ जाओगे। पहला तो ये है कि वर्तमान में अभी मेरे एक ब्रदर-इन-लॉ हैं, उनके सिग्नल में हैं, उनका प्रमोशन हुआ, उनकी 24 साल की सर्विस हो गई थी और वो ACP 3rd थे, MACP 3rd, यानी वो नायब सर की तनख्वाह ले रहे थे। जैसे ही उनका प्रमोशन हुआ 24 साल के बाद, तो उनकी 1200 रुपये से तनख्वाह कम हो गई। रीजन क्या था कि जो क्वालिफिकेशन पे और गुड सर्विस पे है वो नायब सर को अलाउड नहीं है, वो केवल हवलदार तक ही अलाउड है। आप लगा सकते हो यदि ये दोनों यहां से रिटायर होते हैं तो जो ACP या MACP 3rd या 1 जो हवलदार है उसकी पेंशन ज्यादा होगी बजाय नायब सूबेदार के। आप समझो मेरी बात को, क्योंकि अभी तक नायब सर को कहीं भी प्रोटेक्ट नहीं कर रखा है। सेकंड कंडीशन यह है कि यदि 2 व्यक्ति एक साथ एक ही यूनिट में हैं और भर्ती हुए हैं और दोनों साथ साथ चल रहे हैं, एक ACP 1 है, दूसरा भी ACP 1 है, एक को रिटायरमेंट के बाद उसको ऑनरेरी नायब सर मिल जाता है, और एक आगे सर्विस करता है 2 साल 26 साल जाता है, तो उसको इंक्रीमेंट तो मिलेंगे और उसको गुड क्वालिफिकेशन पे और गुड सर्विस पे भी मिलेगी, और नायब सर का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है ऑनरेरी नायब सर की पेंशन कम होगी, आपकी ज्यादा होगी। अभी मैं OROP पर नहीं आया हूं, OROP में बाद में आऊंगा। अब क्योंकि इस कंडीशन में सर्कुलर 464 से ये कह रखा है वो नायब सर तो रहेंगे, ऑनरेरी नायब सर, लेकिन उनकी जो पेंशन है किसी भी हालत में जो ACP 1 हवलदार है उससे कम नहीं होगी, यानी 64 साल के बराबर तो होगी, 26 साल वाले की ज्यादा होगी। अब हम आते हैं OROP पर। OROP जो है वो व्यक्तिगत नहीं है, वो कलेक्टिव है। ये सिग्नल से सिग्नल नहीं है, ये जो AEC से AEC नहीं है, इन्फेंट्री से इन्फेंट्री नहीं है। जो आर्म्स और सर्विसेज हैं उनमें जो रैंक है ये रैंक के हिसाब से है, मैक्सिमम और मिनिमम। जब मैक्सिमम मिनिमम आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें देखा जाएगा किसका कब प्रमोशन हुआ है। यदि कोई हवलदार 15 साल में ही प्रमोशन हो गया हो और वो नायब सर हो और 24 साल तक जाए,
और 24 साल में जब वो रिटायर होगा उसकी जो पेंशन होगी और हवलदार एसीपी 1 की जो पेंशन होगी स्वाभाविक सी बात है फर्क होगा। और यही जो हवलदार नायब सूबेदार है और हवलदार है ये पीछे से आ रहे हैं, ये 7वें वेतन आयोग से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब भर्ती हुए थे 5वें वेतन आयोग में नायब सूबेदार और हवलदार की जो बेसिक पे थी उसमें फर्क था, ये 7वें वेतन आयोग में खत्म किया है। तो पीछे के जब भी ये कन्वर्ट हुए होंगे 7वें वेतन आयोग में लेवल में, तो पीछे के हिसाब से हुए होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है नायब सूबेदार की पेंशन ज्यादा होगी। और जब ओआरओपी जब आएगी और नायब सूबेदार की तुलना होगी, हवलदार से हवलदार एसीपी की तुलना होगी, तो और हो सकता है कि उस समय ऑनरेरी नायब सूबेदार की पेंशन एसीपी 1 से कम हो, लेकिन उसको रेगुलर नायब सूबेदार से कम पेंशन नहीं होगी, 1 रुपये कम होगी उसको, ऐसा कोर्ट का आदेश है, भारत सरकार के आदेश हैं। तो स्वाभाविक सी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में उसकी पेंशन ज्यादा होगी और आपकी पेंशन कम होगी। दूसरे मेरे व्यूअर हैं, श्रीमान जी मेरा यूजर्स नेम और पासवर्ड आ गया है परंतु आधार तथा पैन कार्ड अपडेट नहीं है, मैं किस प्रकार से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकता हूं, कृपया बताने कृपा करें। पहली बात तो यह अपना आधार कार्ड अपडेट कर लें, और नहीं कर पा रहे हो आप तो आप बैंक में जाएं और बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट दे दें। और मेरे एक तीसरे हैं उदयराम जी। उदयराम जी ने 12 बार लिखा, क्या लिखा, इस पर्स को बंद करो, बहुत मेहनत की इन्होंने। उदयराम जी शुरू में हमने भी खूब लिखा, लेटर भी लिखे, लोग परेशान हो रहे हैं, फैमिली पेंशनर परेशान हो रहे हैं, पर ये इस मुकाम पर पहुंच गए, अब ये वापस नहीं हो सकते। आपकी भावना का हम कदर करते हैं, हजारों लोग यही खड़े हुए हैं जहां आप खड़े हुए हो, लेकिन मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि ये तो एक मजबूरी हो चुका है, आप बैंक में जाएं और अपना लाइफ सर्टिफिकेट देकर के आ जाएं। एक तीसरा है एक मिस्टर PS एजरो राम, और तीसरे हैं उमाकांत तिवारी जी। ये 14 नवंबर को जो जंतर मंतर पर धरना हो रहा है और धरना के लिए जो एक्स सर्विसमैन को इकट्ठा किया जा रहा है उसके बारे में है, मैं आज उसके बारे में सच्चाई बताऊंगा क्या है। ये लिखते हैं जंतर मंतर से कुछ नहीं होने वाला है, 14 नवंबर को राजनीतिक की मामला है, सैनिकों से उनका कुछ लेना देना नहीं है, राजनीति के रोटी सेकने से मतलब है। उमाकांत तिवारी जी लिखते हैं एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा 14 नवंबर को ही रची गई व्यू रचना है, इससे बचना चाहिए। इन्होंने बड़ी स्पष्ट रूप से अपनी बात बता दी, और हमारे जो कुछ लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि वहां जंतर मंतर पर 14 नवंबर को पहुंची है, आखिर 14 नवंबर ही क्यों। तो मैं इसी के बारे में अपने एक्स सर्विसमैन का जो संगठन है उनसे बात कर रहा था। मैंने उनसे कहा भाई वहां एक धरना हो रहा है और आपका क्या विचार है। बोला कौन सा धरना हो रहा है, वो 14 नवंबर को। तो वो बताते हैं कि 14 नवंबर को तो कांग्रेस पार्टी का भी धरना है, वहां पे उनका ही जमावड़ा हो रहा है वहां पे, और कोई किसान संगठन भी आ रहा है। जब उन्होंने ये बात कही तो मैं सारी बात समझ गया, आगे कहने की जरूरत नहीं थी। यानी कहने का मतलब हुआ 14 नवंबर को कांग्रेस पार्टी का वहां एजिटेशन हो रहा है और साथ में कोई किसान संगठन भी आ रहे हैं, तो ये तो सबकी जगह है। कुछ किसान संगठन पॉलिटिकल है, कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हमारा वहां 14 नवंबर को क्या मतलब है, इसका मतलब किसान और जवान के नाम पर हमारे ही लोग कांग्रेस पार्टी से मिलकर धरना के लिए लोगों को आह्वान कर रहे हैं। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मैटर है ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स के लिए बुलाया जा रहा है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं वहां किसी भी प्रकार से एक्स सर्विसमैन का कोई भी मुद्दा नहीं है। मैंने मनप्रीत शर्मा जी से कहा भी था, शर्मा जी कौन सा संगठन है जो ये धरना कर रहा है, क्या उसकी रूपरेखा है, क्या उसका मुद्दा है। उन्होंने आज तक मेरे को नहीं बताया कि वहां क्या हो रहा है। एक महेंद्र सिंह जी भी आते हैं, वो भी बताते हैं कि हम हाथ पे हाथ धर के रखे बैठ नहीं सकते। महेंद्र सिंह आपने तो हाथ पे धर के, हाँ आप तो 7 साल से हाथ खुले हुए हो, आप 3.5 साल से वो आरोपी को रोके हुए हो। इसका मतलब ये हुआ कि जंतर मंतर पर किसानों को और जवानों को जितने भी हो सके इकट्ठा किया जाएगा, और क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी है तो भारत सरकार को घेरा जाएगा। वो रोज डेली होता है, नया काम नहीं होता है, और वहां पर
ओआरओपी के बारे में बोला जाएगा। यानी वो पॉलिटिकल पार्टी ओआरओपी के बारे में बोलेगी जिस पॉलिटिकल पार्टी ने 45 साल तक हमको ओआरओपी दी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ओआरओपी आएगी कब। ये चक्कर क्या है कि मतलब हल्का सा काम कैबिनेट अप्रूवल का था, अब तक हुआ क्यों नहीं। अब बात को समझ में आने लगी है। अब यह मैं दो बातें आपको बताता हूं। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ही किसी वकील ने, एक्स सर्विसमैन है, वो बता रहे थे कि भाई हम रात और दिन सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, यहाँ की एक एक बात का पता चलता है। शायद भारत सरकार एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए जाएगी और इस प्रकार जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम होगा वो लगभग 6 महीने का होगा। अब विश्वास तो हम भी नहीं कर रहे, अब क्योंकि वकील साहब कह रहे हैं तो ये तो अपनी अपनी मत है, हर एक कोई व्यक्त करता है। लेकिन हमारा मत एक ये भी है, हो सकता है भारत सरकार ने जानबूझकर डीएसडब्ल्यू का लेटर या ओआरओपी की टेबल नहीं निकाली है। रीजन क्या है कि 14 तारीख को इनका जो जमावड़ा हो रहा है, और ये ओआरओपी में तो बोलेंगे जरूर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हो सकता है कि इस ओआरओपी के मुद्दे को खत्म करने के लिए, इनकी जड़ें हिलाने के लिए ये 14 नवंबर से पहले पहले ओआरओपी की टेबल निकाल दें। और जैसे ही ये निकालेंगे इनके हाथ से मुद्दा छिन जाएगा। और यदि नहीं निकालते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, यदि 14 नवंबर तक हमारी ओआरओपी की टेबल नहीं आती हैं तो भारत सरकार एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए जाएगी। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बस इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।